हेलो गाइस। आज जो है हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली, लेकिन इसको बोलेंगे डी ब्रोई, हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। और ब्रोगली हम ज़्यादातर बुक्स में डी ब्रोगली लिखा होता है, तो इन केस हमारा मुंह से ये भी निकल सकता है डी ब्रोगली, लेकिन रियल में इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है डी ब्रोई, और इनका फुल नेम था लुइस विक्टर डी ब्रोई। हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। अब यहां एक मैटर वेव लिखा हुआ है शब्द, मैटर भी है और वेव भी है। शब्द देखिए मैटर वेव। इन्होंने अपनी एक थीसिस लिखी 1924 में, जो सबमिट करी, तो उन्होंने ये बताया कि नेचर इज सिमेट्री, यानी नेचर सिमेट्री की तरह है। तो नेचर इज सिमेट्री का मतलब ये था कि जो लाइट है उसका नेचर वेव भी है और पार्टिकल भी है। अब ये वेव भी है और पार्टिकल है, ये कहां से हुआ? तो देखिए, हाइगन्स वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वेव थ्योरी, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लांक थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी और कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब पार्टिकल नेचर को शो कर रहे थे। यानी लाइट के दो पार्ट बने। कौन कौन से? देखिए, अगर हम लाइट ले लें तो लाइट का जो दो तरीके से एक्सप्लेनेशन आया सामने। लाइट के दो नेचर कौन कौन से आए? एक तो वेव कैरेक्टर आया, वेव कैरेक्टर। अब ये वेव कैरेक्टर जो था, ये हाइगन्स ने अपनी थ्योरी दी तो वेव नेचर पे थी, और इसके बाद फिर इसी वेव कैरेक्टर में कौन कौन सी थ्योरियां निकल कर आई? इंटरफेरेंस, दूसरा जो है डिफ्रैक्शन, और तीसरा क्या था? पोलराइजेशन। ये थ्योरीज जो थी, ये फिनोमेना जो थे, जैसा कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, तो यही तो इंटरफेरेंस था। उसमें जो है नेचर शो हुआ कि लाइट जो है वेव कैरेक्टर शो करता है, यानी कैसा नेचर है? वेव नेचर है। डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर शो कर रहा था, किसका? लाइट का। अब पोलराइजेशन में भी जो है लाइट का ही नेचर शो कर रहा था। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। ये पूरी डिस्कवरी थी 14 दिसंबर 1900 या 19 है अप टू, ये यानी कि 14 दिसंबर 1900 के पहले की बात थी। यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लांक थ्योरी से पहले ये सारी थ्योरी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही थी लाइट के वेव नेचर को। लेकिन जब प्लांक की थ्योरी आई तो उन्होंने क्या क्या? फोटान कहा कि फोटान जो है एनर्जी या बंडल के पैकेट है, बंडल या पैकेट है, और उसका नाम उन्होंने फोटान नाम दिया। इससे जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन हुआ। दूसरा, ये थ्योरी जो निकल कर आई 1905 में, आइंस्टीन ने पार्टिकल नेचर, लाइट के पार्टिकल नेचर का, लाइट को जो है पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेनेशन दिया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो है सेकंड, यहां पर स्ट्रांगली इन्होंने सपोर्ट किया कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर में है।
हालांकि कोई एविडेंस नहीं था इसका कोई एविडेंस नहीं था। इसके बाद थर्ड में क्या आया, कॉम्पटन इफेक्ट, ये तीसरे सपोर्ट थे। हालांकि इन्होंने थ्योरी भी दी, एक्सपेरिमेंटल भी किया और कैलकुलेट भी किया। तो ये तीनों जो थे यहां पर पार्टिकल कैरेक्टर शो कर रहे थे। किस कैरेक्टर को? पार्टिकल के कैरेक्टर को। ये तीनों फिनोमेना जो थे पार्टिकल के कैरेक्टर को शो कर रहे थे। लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है या कैरेक्टर है, यूं कह लीजिए कैरेक्टर। तो वेव के जो दो फिनोमेना सामने आए, वेव कैरेक्टर भी आया और पार्टिकल कैरेक्टर भी आया। इन फिनोमेना ने ये शो किया कि ये जो है वेव कैरेक्टर है, और पार्टिकल कैरेक्टर के लिए सपोर्टिंग में आए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। आप दूसरी तरफ बढ़ते हैं। ये तो था लाइट, ठीक है ना। अब हम दूसरे स्ट्रीम में बढ़ते हैं, तो जिसे हम नाम देते हैं मैटर। यूनिवर्स में दो ही चीजें तो हैं, एक एनर्जी है और दूसरी क्या है? मैटर है। तो देखिए मैटर के कैरेक्टर, मैटर में एक तो पार्टिकल नेचर हो गया, मैटर यानी पार्टिकल नेचर, पार्टिकल, और दूसरा वेव नेचर। यानी पार्टिकल नेचर की बात करें हम, या कैरेक्टर की बात करें, या वेव नेचर की बात करें, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल कौन होते हैं? पार्टिकल का नेचर कैसा होता है? हम किसको पार्टिकल बोलते हैं? हम पार्टिकल उसे बोलते हैं, द पार्टिकल हैज एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर जिनमें ये चीजें हैं, एनर्जी और मोमेंटम है, वो क्या होंगे? पार्टिकल होंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल कौन होंगे? जिनके अंदर एनर्जी और मोमेंटम होगा। वेव नेचर में क्या होगा? वेव नेचर क्या होगी? वेव नेचर का मतलब ये हुआ, वेव नेचर हैज क्या रखती हो? जिसके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा। और दूसरा क्या होना चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होते हैं? यानी के, इसे हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अगर किसी के पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर है, तो यानी वो वेव नेचर को शो करेगा। और जिसके पास एनर्जी है, मोमेंटम है, वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो देखिए यहां पर डी ब्रोगली ने एक अपनी डिफिनेशन दी कि ऑल मूविंग पार्टिकल हैज वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद इट। ये उन्होंने अपनी डिफिनेशन दी उसमें। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द मूविंग पार्टिकल यानी ऑल मूविंग पार्टिकल हैज वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद इट। तो यहां पर देखिए मूविंग पार्टिकल यानी अगर पार्टिकल कोई है और अगर वो मूव करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कैसा नेचर आ जाता है? वेव नेचर आ जाता है। ये उन्होंने डेफिनेशन दी। तो इस तरीके से जो है यहां पर दो फेनोमेना चले, एक लाइट के लिए चला और एक मैटर के लिए चला। तो यहां पर जब डी ब्रोगली ने अपना डेफिनेशन दी और ये कहा कि नेचर इज सिमेट्री, तो इसका मतलब यहां क्या दिख रहा है कि लाइट के अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल भी
करेक्टर दिखा रहा है और कौन सा वेव करेक्टर भी दिखा रहा है और पार्टिकल करेक्टर दिखा रहा है। यहाँ मैटर में क्या होता है कि मैटर वो होते हैं, मैटर नेचर वो होते हैं जिनके अंदर एनर्जी और मोमेंटम हो, और दूसरा क्या हो, वेव नेचर वो होते हैं जिनके पास क्या हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर हो। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, वेव नेचर देते हैं। तो इसी के बेस पर उन्होंने कहा ऑल मूविंग पार्टिकल हैज वेव करेक्टर एसोसिएटेड विद इट। तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या मैटर वेव बताना शुरू करते हैं, जिनका एक फार्मूला था। फार्मूला क्या था इसमें, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, और ये क्या है, वेवलेंथ है, ये क्या है, मोमेंटम है। अभी देखिए मैंने क्या आपको बताया, ये पी क्या है, यहां पर मोमेंटम है, यानी इसका मतलब पार्टिकल हो गया। वेवलेंथ है तो इसका मतलब नेचर कैसा हो गया, वेव। इसके अंदर देखिए वेवलेंथ है के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा है यहां पर, तो इसका मतलब है कि ये वेव हो गया। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, पहले मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से जो है लाइट जो है वेव नेचर, किस किस फिनोमेना से जो है वेव नेचर लाइट शो करती है, और किस किस फिनोमेना से या इफेक्ट से जो है पार्टिकल नेचर शो करती है ना। अब डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस अपनी दी और उसके अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मूविंग पार्टिकल, ऑल मूविंग पार्टिकल कोई भी पार्टिकल है, ऑल मूविंग पार्टिकल कोई भी हैव वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट, यानी कि कोई भी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल बड़ा पार्टिकल कोई भी, इसीलिए तो लिखा है ना ऑल पार्टिकल, ठीक है ना। तो ऑल मूविंग पार्टिकल हैव वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट, accordingly particles such as electron, proton, neutron, atom, molecules have wave associated, और उसके लिए फार्मूला आएगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। यहां पर लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है, वेव लेंथ, और ये वेव लेंथ कौन सी कहलाएगी, ड्रीबो वेव लेंथ, ड्रीबो वेव लेंथ है। ये क्या कहलाएगी, वेव लेंथ कौन सी कहलाएगी, ये वेव लेंथ कहलाएगी डी ब्रो वेव लेंथ, क्लियर है। और ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, तो ये हो गया प्लांक कांस्टेंट एच। और ये क्या कहलाएगा इसमें, मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम। किसका है ये, मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये मूविंग पार्टिकल का क्या निकल आएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो मूविंग पार्टिकल जब होगा तो उसका मोमेंटम है, तो ये क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी, क्लियर है। और इस वेवलेंथ को हम क्या नाम दे रहे हैं यहां पर, डी ब्रो वेवलेंथ, क्लियर है। और इस पूरी वेव को नाम जब हम देंगे तो मैटर वेव बोलेंगे, इस रिलेशन को हम मैटर वेव बोलेंगे, क्लियर है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, कैसे इसको प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज, अब प्लांक ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसमें ये बताया था कि जब कोई लाइट क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन उन्होंने बताया था, उसमें बताया था कि बंडल या पैकेट के रूप में एनर्जी इमिट होती है। तो वो बंडल पैकेट की जो एनर्जी होती है, ईच बंडल या पैकेट की एनर्जी एच न्यू के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। एक रिलेशन आइंस्टीन ने बताया था, वो था क्या, आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन। इफ एन मास ऑफ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इज कन्वर्टेड इन एनर्जी, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, द इक्विवेलेंट एनर्जी इज गिवन बाय इक्वल टू mc स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहली इक्वेशन क्या है
E इक्वल टू एच न्यू। ये किसके अकॉर्डिंग है? प्लैंक के अकॉर्डिंग। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? उस एनर्जी पैकेट की फ्रीक्वेंसी है, जो बंडल या क्वांटा जो भी माना था इन्होंने, बंडल माना, क्वांटा माना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? एच न्यू। ठीक है ना। दूसरी E इक्वल टू आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? mc स्क्वायर, यानी कि ये मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली इक्वेशन है। क्लियर है? आप देखिए ई दोनों इक्वल कर रख दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। ठीक है ना। अब न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। न्यू इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। तो यहां पर रख दीजिए एम सी स्क्वायर एच प्लैंक कांस्टेंट सी बाई लैम्डा। ये सी से एक पावर कैंसिल हो गई। अब ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एम सी। और ये जो वैल्यू इन्होंने निकाली थी, ये रिलेशन क्या कहलाएगा? दिस इक्वेशन, इसे इक्वेशन कह लीजिए या रिलेशन। ये जो थर्ड इक्वेशन निकल कर आई है, ये क्या है? दिस रिलेशन इज किसके लिए होगा? फोटोन के लिए। ये जो किसके लिए आ जाए? दिस रिलेशन किसके लिए? फोटोन के लिए। तो यहां पर जो ये वेवलेंथ और मोमेंटम जो निकाला गया, ये फोटोन के लिए है। फोटोन। क्लियर है? तो ये फोटोन के लिए निकल कर आया, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी। क्लियर है? अब यहां पर इन्होंने कहा एम सी इक्वल टू होता क्या है? मोमेंटम क्यों होता है? तो यहां इन्होंने क्या लिख दिया? एच अपॉन पी। ये रिलेशन निकल कर आया। पी इक्वल टू क्या है? एम इंटू सी, यानी ये मास हो गया पार्टिकल का। ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई। ये लाइट वेलोसिटी हो गई कि नहीं हो गई? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की हो गई, यानी लाइट वेलोसिटी निकल कर आ गई। वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। तो इस केस में ये क्या था? फोटोन के लिए निकाला गया। क्लियर है? अब यहां पर P लिख दिया। ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे? यहां पर एक डेफिनेशन दी हुई, ऑल मूविंग पार्टिकल। अब हम ऑल मूविंग पार्टिकल में फोटोन थोड़े, कोई भी पार्टिकल ले, एक हैवी मासिव बॉडी ले लें, ट्रेन भी ले सकते हैं, इंसान भी ले सकते हो, कोई भी। उन्होंने कहा ऑल मूविंग पार्टिकल, तो कोई भी मूविंग पार्टिकल हो सकता है। तो इसके लिए हम एम मास का कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं जिसकी वेलोसिटी v हो। अब यहां पर ध्यान रखिए, जिसकी वेलोसिटी v हो, यानी कि नॉन रिलेटिविस्टिक की कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन लगाएंगे? नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में ये हो जाएगा कि नॉन रिलेटिविस्टिक, इसमें ये हो जाता है नॉन रिलेटिविस्टिक में पार्टिकल एम मास के पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, एम मास के पार्टिकल की वेलोसिटी v ले ले, और ये वेलोसिटी क्या है? मच लेस देन लाइट वेलोसिटी। मच लेस देन क्या हो जाएगा? लाइट वेलोसिटी। यानी यूं कहिए कि लाइट वेलोसिटी से इसकी क्या होगी? बहुत कम होगी, एम मास के पार्टिकल। तो अब क्या हो जाएगा? यहां लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको जो है कैलकुलेट करके देखेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे, ये जस्टिफाई होती, वेरीफाई होती कि नहीं होती। यह हाइपोथेसिस थी ना, तो हम यहां पर देखेंगे वेवलेंथ क्या आती है ना। तो अब हम क्या करते हैं? मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके इनिशियली, यानी कि मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके वेवलेंथ चेक करते हैं। देखिए ये जो रिलेशन निकल कर आया, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। एच क्या है? यहां पर एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है ना, प्लैंक कांस्टेंट है ये। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये तो हो गई प्लैंक की वैल्यू। एम क्या है? मास है। वी क्या है? वेलोसिटी है। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं?
नॉन रिलेटिविस्टिक की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि B मोर लेस देन C, यानी मच लेस देन C। इसके बाद देखिए, अब इस फार्मूले को कोई एविडेंस नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं था, लेकिन 1927 में दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। एक जीपी थॉमसन ने किया और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था डेविसन एंड जर्मर ने। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली बताया, प्रूव कर दिया कि जो ये फार्मूला है मूविंग पार्टिकल हैज वेव करेक्टर, वेरीफाइड किया, एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड किया। क्या एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड किया कि मूविंग पार्टिकल हैज वेव करेक्टर एसोसिएट विद इट। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ये दोनों ही जो जीपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन लिया, और दूसरा जो है डेविसन एंड जर्मर ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया, उस पर भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न निकाल के ये प्रूव करा कि जो वेवलेंथ आ रही है, यानी पार्टिकल की जो वेवलेंथ, यानी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उसकी वेवलेंथ मिल रही है, यानी इसका मतलब है कि पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है। क्लियर है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कंक्लूसिवली प्रूव्ड द ड्यूअल नेचर इन मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर शो करता है, जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर है। क्लियर है ना यहां तक? आप देखिए, इसके आगे हम इसमें यहां पर कुछ मास और वेलोसिटी की वैल्यू लेते हैं। हम पार्टिकल का मास ले लें और वेलोसिटी ले लें। मास और वेलोसिटी के थ्रू हम ये निकालने की कोशिश करेंगे यहां पर कि क्या वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही है। क्लियर है ना? तो आप देखिए, इसको इरेज करके हम बताते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा, तो आप देखिए कैसे इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉडी लेते हैं, या एक पार्टिकल कह लीजिए, एक पार्टिकल ले लेते हैं और उसका मास जो है हम m इक्वल टू 10 ग्राम, m इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है ना। मास ले लेते हैं m इक्वल टू 10 ग्राम, और कोई बॉल मान लीजिए 10 ग्राम की कोई बॉल है और उसकी वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? एक हम बॉडी लेते हैं या बॉल ले, कुछ भी आप मान लीजिए, उसको हम ले लेते हैं, यानी वो एक पार्टिकल की तरह काम करेगी। तो एक हमने m मास की बॉडी ली या पार्टिकल लिया और उसका जो मास है वो 10 ग्राम है, ठीक है ना, और वेलोसिटी जो है उसकी 100 मीटर पर सेकेंड है। इस फार्मूले में अप्लाई करके देख लेते हैं, इस फार्मूले में ये वैल्यू अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए, वेवलेंथ क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू, देखो पार्टिकल, तभी हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए, यानी कि ये जो स्पीड है पार्टिकल की वो लाइट से क्या है, बहुत कम है। तो इस कंडीशन में h बाई एम वी वैल्यू पुट करिए, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। क्लियर है? और 2 भी लिख दीजिए, और m की वैल्यू क्या, 10 ग्राम है। ग्राम को क्या करिए, 1000 से डिवाइड कर दिए तो किलोग्राम हो जाए। भाई ग्राम दिया है, किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इनटू वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, ऐसे। अब ये जीरो ये जीरो ये कैंसिल हो गए। वेवलेंथ कितनी आ गई, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 क्या निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी मीटर में। ये वैल्यू क्या है, मीटर में। तो लैम्डा इक्वल टू, हम इसको एंगस्ट्रॉन्ग में लिखें, अगर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखें तो 10 की पावर माइनस 34 को क्या लिख दें, 24 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये मीटर में है ना। अब ये क्या हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। तो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 24, और ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अब यहां पर देखिए, एंगस्ट्रॉन्ग में जो ये वैल्यू आई हुई है, इसकी वेवलेंथ तो
10 की पावर ऑर्डर में होने के बाद, यानी बहुत ही छोटी वेवलेंथ है। अब इतनी छोटी वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मेरे पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम इस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सके। क्लियर है? चलिए, इसलिए एक और हम चीज दिखाते हैं। अगर हम यहाँ 10 ग्राम की जगह 1 kg की बॉडी ले लें, यानी एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास कितना हम कर लें, ये हमने एक केस दिखाया। अब दूसरा केस देखिए, अगर मास हम ले लें 1 kg, ठीक है ना, मास बढ़ा दिया हमने, यहाँ 10 ग्राम थी, यहाँ 1 kg होगी। वेलोसिटी अभी भी हमने कितनी रखी, 100 मीटर पर सेकेंड। अब जरा इसका रिजल्ट देखिए क्या आता है, और मास के बढ़ने से वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा। वैसे तो साफ साफ दिखाई देता है यहाँ पर कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मास बढ़ेगा वेवलेंथ घट जाएगी, यानी वेवलेंथ यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है और कम हो जाएगी। तो यानी जैसे जैसे हैवी बॉडी हम लेने लगी, जैसे जैसे हैवी बॉडी लेंगे वेवलेंथ वैसे वैसे कम हो जाएगी और हम उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है यहाँ पर कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अब इस केस में देखिए, अगर हम निकाल के देखेंगे, लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -34, और ये 1 kg मास की जगह रख देंगे, यहाँ 100 कर देंगे, तो देखिए वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस, ये 2 जीरो और ऊपर चलेगा तो कितना हो जाएगा 36, यानी वेवलेंथ पहले से और कम होगी। यहाँ -34 थी, अब क्या होगी -36 मीटर में आ गई है, तो यानी और वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती चलेगी। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वेवलेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी, और ये इतनी कम वेवलेंथ है कि कोई भी पार्टिकल हमें इस तरीके से क्या होगा, वेव फॉर्म में चलते हुए नहीं दिखाई देगा। ठीक है। हाँ, अगर h की वैल्यू बढ़ जाए किसी तरीके से, तो h की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि जो मासिव बॉडीज हैं, यानी कि हम हैं, तुम हैं, सब लोग हैं, मान लीजिए क्लासरूम है और उसमें 2 बच्चे आके बैठे, वो तो वेव फॉर्म में हो गए, और वेव कैसे होती है, एसोसिएटेड हो जाएंगे। तो फिर ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि पहला ए बच्चा और बी बच्चा, यानी ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट कहाँ पर हैं, क्योंकि तो मर्ज हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये साफ साफ क्लियर पता चलता है, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो हैवी बॉडियों के लिए तो ये डिटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन इसने वेवलेंथ दिखाई और बहुत ही छोटी वेवलेंथ थी। अब जरा हम बात करते हैं जो कि ये मेजरेबल नहीं है ना। अब हम इसकी जगह इलेक्ट्रॉन ले लें, देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है कौन से पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यानी चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है यहाँ पर, एक चीज तो ये भी हो गई। और कैसे हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट यानी टेनी पार्टिकल, यानी एटॉमिक साइज वाले पार्टिकल। तो अब जरा यहाँ पर इस फार्मूले को हम इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इरेज कर देते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी अब हम किसके लिए निकालते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी एटम के साइज का, जो एटम के अंदर रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों राउंड लगाता है कि नहीं लगाता है। ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे राउंड लगा रहा है, और ये पूरा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास, यानी फॉर इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ, और कौन सी वेवलेंथ निकालेंगे, डीबो वेवलेंथ। तो वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, m इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर दूसरा, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्सी आप मान लीजिए 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। लाइट वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। हमने अप्रॉक्सी इतनी वेलोसिटी ले ली, और ये इतनी ही वेलोसिटी के आसपास निकलता है। आप देखिए, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम ई इंटू वी, यानी एम ई वी क्या है, इलेक्ट्रॉन के मास एंड वेलोसिटी है। h की वैल्यू तो कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 की पावर
34 लिख दिया। और m की वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर -3 सॉरी 31 इंटू, और ये v की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर है। अब इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए ये वैल्यू यहां जाएगी 40 हो जाएगी, 6 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा ना, 10 की पावर 6 जब हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ ये पावर में है, ठीक है 31, पहले 6 को यहाँ ले जाइए 40 हो जाएगा और फिर ये इसमें से रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, तो 6 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप ऐसे लिखी रहने दीजिए 3, और ये हो जाएगा 10 की पावर -40, क्योंकि ये यहाँ माइनस हो जाएगा 40 और 31 ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो और इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो 3 से इसमें डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2.2, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6, 2.206 9.1 और ये 10 की पावर कितना आ जाएगा -9 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसको कितने के बराबर मान लें, 9.1 को अगर अप्रोक्सीमेट 10 मान लें, 10 होता नहीं लेकिन मान लें हम अपने कैलकुलेशन के लिए, अगर ये 10 के इक्वल है या हम इसमें इसको डिवाइड कर दें तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, बस इतना फर्क होगा। तो अप्रोक्सीमेट 2.206 इंटू 10 की पावर, ये 10 के इक्वल मान लें तो ये ऊपर पावर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा -10, और ये किसके, ये मीटर में आई है वेवलेंथ हमारी, तो 2.06 इंटू 10, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे एंगस्ट्रॉम से, और ये वेवलेंथ कैसी है मेजरेबल है। क्लियर है। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये, और बाद में जो एक्सपेरिमेंट किए गए डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पार्ट के लिए लेके किया गया और उसकी वेवलेंथ जो निकल कर आई वो भी लगभग इसी के आसपास ऑर्डर में निकल कर आई। तो इससे ये प्रूफ होता है कि देखिए डिफ्रैक्शन अगर पैटर्न मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और अगर उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब वो वेव नेचर शो कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक मासिव एक m मास की बॉडी है और जिसकी वेलोसिटी ये दी हुई है और उसकी वेवलेंथ ये निकल रही है, तो इसका मतलब है कि मूविंग पार्टिकल हैज वेव, मूविंग पार्टिकल हैज वेव प्रॉपर्टी, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। एक्सपेरिमेंटल भी और थ्योरेटिकल दोनों से ही ये प्रूफ हो जाता है। क्लियर। अब जो है हम डी ब्रो वेवलेंथ निकालेंगे किसके लिए, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाल के देख लेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकाल के देख लेंगे और एक चार्ज पार्टिकल के लिए भी निकाल के देखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। आप देखिए मेजरमेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ये, और जबकि फार्मूला क्या होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, ये मोमेंटम है ना, ठीक है ना, p इक्वल टू क्या है mc, ये नॉन रिलेटिविस्टिक्स पार्टिकल की बात कर रहे थे मैं ना, यानी इसका मतलब है, सॉरी यहाँ पर v लिखिए, और v क्या है मच लेस देन, v क्या है मच लेस देन c। क्लियर। अब k इक्वल टू क्या होता है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी 1/2 v²। अब हम क्या कर रहे हैं मेजरमेंट डी ब्रो वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे इसमें m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक m का टर्म और मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी ये m लिख दिया, ये m² हो जाएगा 1/2m, ये क्या हो जाएगा m² हो जाएगा v², m² v² इक्वल टू किसका हो जाएगा p² के बाई 2m, ये क्या है k के, ये 2m यहाँ ले आइए तो p² इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा p² 2m k, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m k अंडर रूट। ठीक है ना। अब ये देखिए फार्मूला यहाँ पर उठा के वैल्यू भर दीजिए, तो लैम्डा इक्वल टू यानी डी वो वेव लेंथ जो है किसके इक्वल हो जाएगी h/p, और p की वैल्यू क्या है ये 2m k।
क्लियर है? तो यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है? अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने एक कौन कौन से कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन ले लेते हैं, हीलियम पार्टिकल ले लेते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल। आप चाहे प्रोटॉन और हीलियम पार्टिकल में कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। जनरल हमें ये पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों की मैं ये कहूँ इक्वल है, किसकी, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, अगर इक्वल है तो फिर वेव लेंथ किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो देखिए मास पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो दोनों में सेम हो गई, तो यानी मास पे, अब मास जिसका ज़्यादा होगी उसकी वेव लेंथ कम हो जाएगी। तो मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन का क्या होता है, कम हो जाता है। यानी हीलियम का मास ज़्यादा है प्रोटॉन से, कितना, 4 टाइम्स है। तो काइनेटिक एनर्जी के उस जगह पर वेव लेंथ क्या आएगी वो निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन एक पार्टिकल है, और प्रोटॉन की वेवलेंथ को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा पी, और h√2m, और ये के ऐसे लिख दें, ठीक है, और या प्रोटॉन का मास ये पुट कर दें। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम अल्फा पार्टिकल ले लें, तो जब अल्फा पार्टिकल के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए हम लैम्डा अल्फा लिख दें और h कर दें, और यहाँ पर 2m अल्फा और के। हमने क्या कहा, अल्फा और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो वेव लेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा, प्रोटॉन पार्टिकल की वेव लेंथ निकाल ली, अल्फा पार्टिकल की वेव लेंथ निकाल ली, इसमें क्या हो जाएगा, h/√2mp के, और यहाँ क्या हो जाएगा, h/√2m अल्फा के कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, h कैंसिल, ये डिवाइड बाई डिवाइड है ना, तो ऊपर भेज दीजिए इसको, m अल्फा, यानी अल्फा पार्टिकल का मास हो गया ये, और ये किसका है, प्रोटॉन पार्टिकल का मास हो गया, लैम्डा पी लैम्डा अल्फा। क्लियर है? अब देखिए जो क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन पे होता है। अगर अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो लैम्डा पी लैम्डा अल्फा, ये किसका मास है, अल्फा का है, 4m कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का मास, कैंसिल कर दीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, यानी ये √2 हो जाएगा। प्रोटॉन की वेवलेंथ कितनी आएगी, अल्फा पार्टिकल्स की वेवलेंथ से डबल आएगी। ठीक है ना? तो जितना लाइटर पार्टिकल होगा, जिसका मास जितना कम होगी, उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अगर आपसे कहा जाए अल्फा, प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, मैंने ये नहीं कहा बीटा और इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपके पास क्या जाए प्रोटॉन, तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल आपको दे दिए जाए और ये कहा जाए कि इसमें से वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, तो जिसका मास अल्फा का सबसे ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, और बीटा पार्टिकल का मास सबसे कम है, इक्विवेलेंट किसके होता है, इलेक्ट्रॉन के होता है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की, उससे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ होगी, प्रोटॉन की, और उससे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, बीटा पार्टिकल की। क्लियर है? तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। क्लियर है? तो अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब जो है हम शुरू करेंगे इसको चार्ज पार्टिकल के लिए।
चार्ज पार्टिकल को हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा के, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा के हम क्या करें, एक चार्ज पार्टिकल को इंटर करा दें मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर हम क्या करते हैं, उसकी वेवलेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रब करते हैं। देखिए मेजरमेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर चार्ज पार्टिकल के लिए। अब हम क्या करेंगे, डी ब्रो वेवलेंथ किसके, चार्ज पार्टिकल के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए, आप पार्टिकल एक्सेलरेटेड, यानी कि हम वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं कैसे, पार्टिकल के लिए जो एक्सेलरेटेड है। अब एक्सेलरेटेड पार्टिकल कैसा होगा, चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है ना, अभी ये भी बताते हैं कि कैसे। देखिए यहां पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, इसमें क्या किया, ये हमने प्लस चार्ज दे दिया, ये प्लस चार्ज है। ठीक, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए कि नहीं हो गई, और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। अब मान लीजिए हमने एक यहां पर इलेक्ट्रॉन ले लिया या चार्ज पार्टिकल ले लिया, और कैसा ले लिया, निगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया। अब ये जब निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन, ये जो निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आप अट्रैक्ट करेगा इसको। तो ये यहां से चलना शुरू करेगा, और ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी एक्सलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये कैसा हो रहा है, एक्सलेट हो रहा है। तो आप देखिए यहां पर when a charge particle carrying a charge, एक कोई चार्ज लेके चल रहा है, मान लीजिए चार्ज क्या है, Q नॉट है, यहां पर हमने इनिशियली चार्ज क्या बना, Q नॉट, इज एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेटेड कैसे हुआ, क्योंकि ये निगेटिव को रिपल करेगा और ये पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट करेगा, तो यानी क्या हुआ, एक्सेलरेटेड हो गया। बाय पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉजिटिव हो जाए टर्मिनल, एक नेगेटिव हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट हमने अप्लाई किया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज K इक्वल टू क्या होता है, QV। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, QV। Q क्या है, हमने यहाँ पे Q नॉट लिया, V क्या है, पोटेंशियल है। तो ये क्या निकल कर आ गया, हमारे काइनेटिक एनर्जी निकल आई। ठीक है ना। अब आप याद करिए, अभी लास्ट में हमने अभी कुछ फ्यू मिनट पहले आपको बताया है कि H बाई अंडर रूट 2m K, ये तो बताया। K क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना। अब ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू Q नॉट भी पुट कर दिए, तो लैम्डा इक्वल टू H अंडर रूट 2m और Q नॉट V। क्लियर है। तो ये क्या निकल कर आ गई, वेव लेंथ निकल कर आ गई। किसकी वेव लेंथ निकल कर आ गई, किसकी, डी ब्रो की। अभी किसके हेल्प से निकालेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस की। और चार्ज पार्टिकल में कौन कौन होता है, जैसे एज लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, या हम इलेक्ट्रॉन ले लें या प्रोटॉन ले लें, जो भी चार्ज पार्टिकल आप ले लेंगे, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पर ये क्या निकालेंगे, वेव लेंथ निकाल लेंगे। क्लियर है। अब एक दो एग्जाम्पल इसके लेके देखते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है। और ये मतलब ये लैम्डा की वैल्यू चार्ज पार्टिकलों के लिए बहुत पूछी जाती है। ठीक है ना। आप देखिए कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर से। तो लैम्डा इक्वल टू H प्लैंक कांस्टेंट अंडर रूट 2m Q नॉट V। ठीक है ना। Q नॉट V। आप देखिए यहां पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यानी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर
इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसी को टारगेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। ये वेवलेंथ हो गई, ये 6.6 और ये 2 लिख दीजिए इंटू 10⁻⁻34 √2 लिख दिया। 2 है तो 2 है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये वैल्यू लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन के मास की, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब क्या है? वी अभी हम नहीं डिसाइड कर रहे, वी को एज इट पुट कर दीजिए, वी। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद अगर आप पूरा ये सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू √150/V आ जाएगी। देखिए एंगस्ट्रॉन्ग में ये वेवलेंथ किस में निकल कर आएगी? एंगस्ट्रॉन्ग के फॉर्म में निकल कर आ जाएगी। क्लियर है ना? तो ये जो वेवलेंथ निकल कर आई है एंगस्ट्रॉन्ग के फॉर्म में। अब इसको अगर 150 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो 12.27 √V एंगस्ट्रॉन्ग के निकल आए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू डायरेक्ट जो है, आप जैसे ही V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगी? वेवलेंथ निकल आएगी और एंगस्ट्रॉन्ग के रूप में सॉल्व होके आ जाएगी। क्लियर है? आप जरा यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर आपको मान लीजिए कोई एक न्यूमेरिकल दिया है और न्यूमेरिकल में ये लिखा हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता है और उसका पोटेंशियल है 100 वोल्टेज है। तो जब ये 100 वोल्ट है, तो जब 100 वोल्ट है तो यहाँ 100 वोल्ट पुट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, है ना। आप देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। कौन से? इस फार्मूले में। तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ है वो कितनी निकल कर आएगी? 12.27 और ये V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 वोल्ट दी हुई, तो यहाँ 100 पुट कर दीजिए। कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेटेड है 100 वोल्ट से, तो ये आ जाएगा 12.27 अंडर रूट, और ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.227 क्या निकल कर आ जाएगा? ये एंगस्ट्रॉन्ग में सीधे वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 1.227 वैल्यू आ जाएगी। आप क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कहीं पर क्वेश्चन ऐसा भी लिखा हो सकता है कि V की वैल्यू मान लो किसी ने लिख दी 1 keV, तो आपको EV लिखा हो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो या वोल्ट लिखा हो, आपको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे ये 1 किलो है तो 1 किलो की जगह तो K की वैल्यू तो 10⁻³ हो जाएगी और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। ये आप डायरेक्ट ऐसे वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यू क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो उस समय वेवलेंथ कितनी निकल कर आ जाएगी इसकी? ये वेवलेंथ निकल कर आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू 12.27, इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए, अंडर रूट 10⁻³। बस ये ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10⁻³ है 27 और ये तो यहाँ 10 बाहर हो जाए √10। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये सीधे जो है एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए ये क्या लिखा है 100 वोल्ट, या फिर अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो V इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको कोई भी चीज कन्वर्ट नहीं करनी है। नहीं यहाँ पर मालूम पड़ा इसकी वैल्यू पुट करके निकाल दो, कुछ नहीं, सीधे आप ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिए E इक्वल टू 12.27 अंडर रूट और ये हो जाएगा 100। क्लियर है। और ये आप वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे वोल्टेज लिखा हो चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और ये वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में निकल कर आ जाएगी। वेवलेंथ जिसकी भी मान लो
कहे वो, उसके लिए ये निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? ये लेकिन है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये नहीं कि आप प्रोटॉन और एक्सेलरेटेड पार्टिकल कैसा है? इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखिए। तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेगा तब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। बस ज्यादातर ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यहाँ पर मान लो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन है और उसका 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है कि या 100 वोल्ट लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट कर रखी वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन एनी अदर पार्टिकल प्रोटॉन या कोई अन्य चार्ज पार्टिकल जैसे कि अल्फा चार्ज पार्टिकल या बीटा के लिए तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही लाइक काम करेगा। तो मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है या मान लीजिए प्रोटॉन है, तो उसके लिए आप फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? सीधे डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करेंगे फॉर प्रोटॉन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह हम प्रोटॉन ले लें तो प्रोटॉन एक्सेलरेटेड पार्टिकल कैसा है? प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन यहाँ होगा, प्रोटॉन इस जगह होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? इधर की ओर रिपल कर देगा, ये रिपल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो उस समय जब आप प्रोटॉन के लिए यूज करेंगे तो पूरा इस तरीके से लिखेंगे, लैम्डा पी प्रोटॉन, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 2, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अंडर रूट 2। यहाँ पर प्रोटॉन का मास आ जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज, जो भी चार्ज होगा वो किसके लिए हो जाएगा? प्रोटॉन का चार्ज होगा। और ये V जितना पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई किया जाएगा वो वैल्यू कर देंगे पुट। तो ये प्रोटॉन के लिए या अन्य कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल का यहाँ पर मास, यहाँ पर उसका चार्ज और पोटेंशियल जिस फील्ड में वो रखा गया है उस फील्ड की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाकी ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस तरीके से ये किसके लिए निकाल दिया हमने? चार्ज पार्टिकल के लिए। अगर अल्फा पार्टिकल होगा तो अल्फा पार्टिकल के लिए यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल का मास होगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा और ये पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? आप जो है इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो जो है फॉर गैस पार्टिकल के लिए मेजर करेंगे। अब जो वेवलेंथ निकाल रहे हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे, लेकिन जनरली हम यहाँ पर एक चार्जलेस पार्टिकल की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि फॉर गैस पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, आप हीलियम भी ले लीजिएगा, कोई गैस मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे। तो व्हेन अ पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T, देन तो देखो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी तो रैंडमली मोशन ही करते रहते हैं, तो इनके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है K = 3/2 kT। यहाँ पर ये K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्लियर है? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू होती है K की 1.38 इंटू 10 की पावर 23 जूल बाई केल्विन, ये वैल्यू होती है इसकी। तो आप देखिए ड्रीबो वेवलेंथ, तो ड्रीबो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? h/√2m K होता है कि नहीं होता है? ये K यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। तो जो भी हम मॉलिक्यूल्स लेंगे उनकी एनर्जी यूज करें। तो यहाँ पर H लिख दीजिए और ये 3/√, ये 2 की जगह 2, m की जगह m और इस K की जगह यानी काइनेटिक एनर्जी ये, तो 3/2 K, ये स्मॉल k लिखा है हमने यहाँ पर, नहीं तो आप काइनेटिक एनर्जी समझ लें, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख लेंगे। ये 2 कैंसिल कर दीजिए, h/√m और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर आगे और ये क्या हो जाएगा? K कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वेवलेंथ हमने किस फॉर्म में निकाल ली? डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है किसके लिए हमने निकाली? फॉर गैस पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू, फाइनली जो वैल्यू आएगी लैम्डा इक्वल टू
H/√3m, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा, जो भी आप लेंगे मॉलिक्यूल उसका मास हो जाएगा। और यहाँ पर K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप पुट कर दी। यहाँ पर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मान लो आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया तो उसको क्या करेंगे 273 को ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वेव लेंथ जो निकल आएगी किसके लिए, फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए। थैंक्स।